हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं आज एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए जिसमें 1820 का एक किसान मद्रास प्रेसिडेंसी में है। वह खेत का मालिक है और वह सरकार को लैंड रेवेन्यू के रूप में अपनी उपज का 50% देता है और वह भी कैश में देता है। सूखा पड़ने की स्थिति में भी उसे लैंड रेवेन्यू देना होता है। यह व्यवस्था कोई जमींदारी व्यवस्था नहीं थी। यहाँ जमींदार अपना शेयर रखता है। सरकार लैंड रेवेन्यू की पूरी राशि अपनी जेब में रखती है। इस व्यवस्था को भारत के इतिहास में रैयतवाड़ी सेटलमेंट के रूप में जाना जाता है। सेटलमेंट को ही हम लोग इस वीडियो में डिकोड करेंगे। रैयतवाड़ी सेटलमेंट में ब्रिटिश सरकार का संपर्क किसानों के साथ अर्थात रैयत के साथ सीधा था। यह व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था से भिन्न थी। जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार का सीधा संपर्क जमींदारों के साथ था और जमींदारों का संपर्क किसानों के साथ था। जब जमींदारी व्यवस्था, जो कि परमानेंट सेटलमेंट के अंतर्गत स्थापित की गई थी, उतना रिसोर्स ब्रिटिश सरकार के लिए नहीं जुटा पाया जितना उसकी आवश्यकता थी, तो अंग्रेज़ों ने रैयतवाड़ी सेटलमेंट की योजना तैयार की, जिसे कैप्टन रीड ने 1792 में 12 महल में पहले ही उसका प्रयोग कर लिया था। इसी व्यवस्था को 1820 में थॉमस मुनरो, जो उस समय मद्रास का गवर्नर था, उसने मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया। जहाँ तक इस व्यवस्था के जो मूलभूत तत्व थे वे इस प्रकार से थे। पहला तो यह था कि लैंड रेवेन्यू को सीधे तौर पर रैयत के साथ उसको सेटल किया गया, जिसमें जमींदार के रूप में कोई इंटरमीडियरी नहीं था। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसकी विशेषता थी वह यह थी कि जहाँ एक और जमींदारी व्यवस्था में जमींदार को भूमि का स्वामित्व दिया गया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रोप्राइटरी राइट्स अर्थात जमीन का मालिकाना हक रैयत के पास दिया गया। उसे वह जमीन को सबलेट कर सकता था, उसको हस्तांतरित कर सकता था, उसको बेच सकता था। लेकिन यह भूमि का स्वामित्व रैयत के पास तब तक था जब तक वह लैंड रेवेन्यू को नियमित तौर से सरकार को दे रहा था। जैसा कि 1855-56 की एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस बात पर मुहर लगाई थी कि जब तक रैयत सरकार को लैंड रेवेन्यू दे रहा था तब तक ही उसका जो है भूमि के स्वामित्व पर अधिकार था। इस व्यवस्था में किसान सीधे तौर पर सरकार को लैंड रेवेन्यू देते थे। जहाँ हम लोगों ने देखा है जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार का यह उत्तरदायित्व था कि वह लैंड रेवेन्यू सरकार को दे। यहाँ पर यह दायित्व किसान के पास था। और इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण विशेषता जो इसमें यह थी कि परमानेंट सेटलमेंट में रेवेन्यू का रिवीजन नहीं किया जा सकता था, जबकि इस रैयतवाड़ी सेटलमेंट में रेवेन्यू का रिवीजन किया जा सकता था। यह पूरी तरह से अस्थायी रूप से इसे फिक्स नहीं किया गया था। इस व्यवस्था को अर्थात रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास प्रेसिडेंसी के अतिरिक्त बॉम्बे प्रेसिडेंसी तथा आसाम और कुर्ग में भी इसे लागू किया गया। यह इस तरह से रैयतवाड़ी सेटलमेंट जो है भारत में जहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था उसके 51% भाग में रैयतवाड़ी सेटलमेंट लागू किया गया। अब हम लोग समझते हैं कि इस व्यवस्था से अंग्रेज़ों ने किस प्रकार के लाभ का दावा किया था। तो सबसे पहले व्यवस्था से रैयत का संपर्क सरकार के साथ प्रत्यक्ष रूप से कर दिया। दूसरा, सरकार ने यह भी दावा किया था कि इससे रैयत को इंसेंटिव मिलेगा और वह अपनी उपज को बढ़ाने का प्रयास करेगा। तीसरा, किसान आत्मविश्वास से भरा होगा और वह स्वावलंबी भी होगा। और अंत में, चूँकि सरकार का रैयत के साथ सीधा संपर्क होगा,
तो परिस्थिति यदि खराब हुई तो सरकार रैयत की मदद कर सकेगी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा कुछ हुआ? यह एक ऐसा प्रश्न है जो यह दिखाता है कि जो भी इसके सकारात्मक पहलू जिसका सरकार ने दावा किया था, वह ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। वास्तविक स्थिति तो यह थी कि रैयतवारी व्यवस्था में प्रत्येक वर्ष जो रेवेन्यू का आकलन था वह बढ़ता चला गया, और इस तरह से यह कहा जाता है कि लगातार आकलन में वृद्धि जो राज्य के द्वारा किया जा रहा था, वह जो जमींदारी व्यवस्था में जिस तरह से जमींदार एक्सटॉर्शन करते थे किसानों का, उसी तरह से रैयतवारी व्यवस्था में सरकार इस एक्सटॉर्शन को कर रही थी। वास्तव में जो सरकारी अधिकारी था, उसकी साख उसके द्वारा जो लैंड रेवेन्यू संग्रहित की जाती थी उसी पर निर्भर करती थी। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है कि प्रत्येक आकलन के बाद राजस्व के दर में वृद्धि की जाती थी। दूसरा, जो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे उनको बहुत ही शक्तिशाली बना दिया गया था। इनके जो रेवेन्यू असेसमेंट करते थे वह गेस पर आधारित होते थे, न कि कोई एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन पर उनका असेसमेंट होता था। किसान को न तो उनके उत्पाद दिखाने की अनुमति दी थी और न ही उनके द्वारा खेती पर किए गए व्यय का ब्यौरा दे सकते थे, और न ही उनकी जो आय होती थी उसके बारे में रेवेन्यू ऑफिसर्स को अवगत करा सकते थे। किसानों के पास अपील करने का भी कोई अधिकार नहीं था। उन्हें आकलित राजस्व को या तो जमा करना था या फिर उन्हें खेती छोड़ देना था। तीसरा, राजस्व वसूलने में किसानों को प्रताड़ित किया जाता था। हर तरह के हथकंडे का उपयोग किया जाता था, जैसे उन्हें धूप में खड़ा रखा जाता था, खाना नहीं खाने दिया जाता था, नेचर कॉल पर जाने नहीं दिया जाता था, यहाँ तक कि उन्हें नज़रबंद भी कर लिया जाता था, चपरासी को पीछे छोड़ दिया जाता था, या निम्न जाति के मनुष्य को उसके पीठ पर चढ़ा देना, या फिर मुक्के या कोड़े से उनको मारा भी जाता था यदि वे लैंड रेवेन्यू देने में असमर्थ होते थे किसी वजह से। निस्संदेह इससे राजस्व सरकार का बढ़ा। उदाहरण के लिए मद्रास की आय 1861 में 32.9 लाख थी, जो कि 1874 में 41.8 लाख हो गई। लेकिन इसका असर किसानों के ऊपर विपरीत पड़ा। वे महामारी, कुपोषण और भूखमरी के शिकार हो गए। इसी प्रकार से चूँकि राजस्व की मांग बहुत ज़्यादा थी, रैयत को चुकाना असंभव था, इसलिए उन्हें मनी लेंडर के शरण में जाना पड़ता था। किसानों के ऋण का यह बहुत बड़ा कारण था। सरकार को भी यह पता था कि लैंड रेवेन्यू लेने के लिए किसान प्रायः मनी लेंडर के पास जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी लैंड रेवेन्यू को कम करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। ऋण की वजह से बड़े पैमाने पर जमीन का हस्तांतरण विक्रय के माध्यम से हुआ। इन जमीनों को लेने वाले वैसे लोग थे जिन्हें कृषि से कोई सरोकार नहीं था। ये लोग मुख्यतः मनी लेंडर ही थे। जमीन का यह ट्रांसफ़र इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि यह शांति और सुरक्षा के वजह से हुआ था। किसान अपने ही खेत में खेतिहर मजदूर हो गए या शेयर क्रॉपर हो गए, जो कि मनी लेंडर के लिए खेती करते, लगान देते और सूद भी देते थे, अर्थात इंटरेस्ट भी देते थे। उनके उत्पाद का बड़ा हिस्सा मनी लेंडर के पास ही चला जाता था। इस तरह किसान स्वावलंबी नहीं हो सके, जिसकी अपेक्षा सरकार ने की थी या जिसका दावा सरकार ने किया था। वास्तव में व्यवहार में यह जमींदारी प्रथा ही हो गई थी। जमींदारी व्यवस्था के सारे तत्व इसमें देखने को मिलने लगे। शहर के अमीर ने किसान को सर्फ बना दिया था, अर्थात गुलाम बना दिया था।
समस्या की गंभीरता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1947-48 में गुजरात के 60% किसान रैयत थे। छठा, यह उम्मीद की गई थी कि किसान कृषि में निवेश करेंगे क्योंकि वह ज़मीन के मालिक होंगे तो उनकी स्थिति सुधरेगी और वह निवेश करने की स्थिति में होंगे। लेकिन हाई रेवेन्यू डिमांड की वजह से किसानों के पास निवेश करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। किसानों का आत्मविश्वास डगमगा गया और उनमें उत्साह भी नहीं रही, जो कि प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड में प्रायः देखने को मिलता है। सातवां, जो नियमित रूप से रेवेन्यू का जो रिवीजन किया जा रहा था उससे सरकारी अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार बढ़ा। तहसीलदार जिन्हें जांच कर रेवेन्यू को फिक्स करना था, उनके पास आकलन की राशि का पूरा नियंत्रण था। इसका परिणाम यह हुआ कि जब वे गांव जाते थे तो रैयत का प्रयास उन्हें रिश्वत देकर कम रेवेन्यू फिक्स कराने का होता था। इस तरह से रैयतवारी व्यवस्था ने करप्शन को या भ्रष्टाचार को भी बढ़ाने का कार्य किया। इससे भी महत्वपूर्ण जो इसका दुष्परिणाम हुआ वह यह था कि ग्रामीण समाज की सामूहिकता की जीवन पद्धति थी वह नष्ट हो गई। सामूहिक जीवन शैली समाप्त हो गई। व्यक्तिगत असेसमेंट के चलते ग्रामीण समुदाय अपनी आर्थिक प्रसंगता एवं सामूहिकता को खो दिया। मद्रास की प्राचीन ग्रामीण समुदाय अब यह अतीत हो गया। यह भी दावा किया गया था कि रैयतवारी व्यवस्था के आने के बाद कृषि उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रैयतवारी व्यवस्था ने प्राय उत्पादन या समृद्धता नहीं बढ़ाई। हेवी असेसमेंट की वजह से भूमि का अवमूल्यन हो गया। जिनके पास पूंजी थी वे कृषि में निवेश नहीं करना चाहते थे क्योंकि उपयुक्त मुनाफा की संभावना कृषि से नहीं थी। कोयम्बटूर में जहाँ की असेसमेंट कम था वहाँ कृषि फल फूल रहा था। और अंत में इस व्यवस्था ने सामंतों की स्थिति को और मजबूत किया। सामंत एक छोटा वर्ग था जो कि नीचे से ऊपर उठे थे, उनकी स्थिति मजबूत हो गई। इस तरह सामंती व्यवस्था को कमजोर करने की जगह इस व्यवस्था ने सामंती व्यवस्था को मजबूत ही किया। इस तरह से हम देखते हैं कि रैयतवारी व्यवस्था में जमींदारी व्यवस्था की तरह ही किसानों की स्थिति और बहुत दयनीय हो गई। रैयतवारी व्यवस्था में जमींदार को सरकार ने रिप्लेस कर दिया था कि हाई असेसमेंट रैयतवारी व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा था। इसकी वजह से वे लोग भी मनी लेंडर की शरण में गए, जिसने कि किसानों की ज़मीन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और ऐसे वर्ग का कृषि में किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए कृषि उत्पादन जो है वह नहीं बढ़ पाया। लेकिन ज़मींदारी प्रथा से रैयतवारी सिस्टम जो है वह दो लिहाज से अलग थी। पहला तो यह था कि ज़मींदारी प्रथा में टेनेंट की ऑक्यूपेंसी राइट सीमित थी, वह ज़मीन का हस्तांतरण या विक्रय नहीं कर सकता था। लेकिन रैयतवारी व्यवस्था में किसानों को यह अधिकार प्राप्त था कि वे ज़मीन का हस्तांतरण या विक्रय कर सकते थे। बड़े बड़े किसान खासतौर से इस तरह की बाधाओं से मुक्त थे। दूसरा, रैयतवारी व्यवस्था में सिंचाई की बेहतर व्यवस्था थी। इसका परिणाम यह था कि किसान का एक वर्ग के पास सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था और वह खेती को मजदूरी के माध्यम से विकसित कर सकता था। इस तरह की व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था में नहीं थी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त करूँगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, अपना कमेंट अवश्य दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।